हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर श्वेता और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही फेमस जैकोबियन ट्रेजेडी जिसका नाम है द डचेस ऑफ माल्फी विच इज़ रिटन बाय जॉन वेबस्टर। इस लेक्चर में हम इस प्ले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, राइटर के बारे में जानेंगे और फिर एक्ट वन, सीन वन और सीन टू दोनों का डिटेल्ड समरी, उसके थीम्स, जो की कोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और कैरेक्टर स्केचेस क्या-क्या हैं बिकॉज़ मेजर कैरेक्टर्स इस एक्ट में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और थोड़ा-सा एक्ट 2 का इंट्रोडक्शन भी इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जैकोबियन एरा के बैकग्राउंड की, क्योंकि इस टाइम के पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट में डायरेक्टली द डचेस ऑफ माल्फी के टोन और थीम्स को इस टाइम ने इन्फ्लुएंस किया है। जैकोबियन एरा का नाम जो है वो जैकोबस से आया है, जो कि किंग जेम्स वन का एक लैटिन नेम था, यानी कि लैटिन में जेम्स को जैकब बोलते हैं, तो वहाँ से जैकोबियन एरा इस टाइम पीरियड का नाम पड़ा है। जेम्स वन ने 1603 में एलिजाबेथ वन के बाद थ्रोन को संभाला, तो ही वॉज नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर द क्वीन एलिजाबेथ वन डाइड। उसके रूल का एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंसिडेंट था गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605। गन पाउडर प्लॉट में एक ग्रुप ऑफ कैथोलिक कॉन्स्पिरेटर्स ने प्लान बनाया था कि पार्लियामेंट को ब्लो अप करने के। उनका टारगेट था किंग जेम्स और उनका प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट, ये दोनों उनके टारगेट्स थे कि प्रोटेस्टेंट्स को और किंग जेम्स वन को, दोनों को हम ब्लो अप कर देंगे। तो ये प्लान लेकिन फेल हो जाता है और कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं एंड दे आर ब्रूटली एग्जीक्यूटेड बाय द किंग। इसके बाद इंग्लैंड में कैथोलिक्स के लिए और ज़्यादा सस्पिशंस और ज़्यादा रिप्रेशन बढ़ गया था बिकॉज कैथोलिक्स वर अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंट्स एंड दे ऑल्सो ट्राइड टू ब्लो देम अप। सो ऑब्वियसली कैथोलिक्स के लिए सस्पिशन बढ़ जाएगा। तो ये पैरानोया का एटमॉस्फेयर काफ़ी इंटेंस था उस वक्त और इसी तरह का डिस्ट्रस और इसी तरह की पॉलिटिकल प्लॉटिंग आपको वेबस्टर के प्ले में भी देखने को मिलती है। वही सिमिलैरिटीज़ वेबस्टर ने भी अपने प्ले में हमें दिखाई हैं। तो किंग जेम्स का कोर्ट की बात करें तो आउटवर्डली दिस कोर्ट इट वाज अ कल्चरल सेंटर, लेकिन अंदर से ये करप्शन से भरा हुआ था। फेवरेटिज्म यहाँ बहुत था, फ्लैटरी बहुत थी। किंग जेम्स अपने फेवरेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे, जैसे रॉबर्ट कार और जॉर्ज विलियर्स ड्यूक ऑफ बकिंगम। ये कुछ खास लोग थे जो अपने पोजीशन का मिसयूज करते थे। इस वजह से कोर्ट में साइकोफेंट्स काफ़ी बढ़ गए थे, यानी कि फ्लैटरर्स काफ़ी बढ़ गए थे जो बस किंग की फ्लैटरी करने में ज़्यादा बिलीव करते थे ताकि अपना पॉलिटिकल या फाइनेंशियल फ़ायदा उससे निकलता रहे। तो वेबस्टर ने इस करप्ट सिस्टम को, कोर्ट के इस करप्ट कल्चर को, इनका जो असर था, इन्फ्लुएंस था, वो अपने प्ले में दिखाया है। द डचेस ऑफ माल्फी के ब्रदर्स फर्डिनेंड और कार्डिनल इसी तरह अपने पर्सनल पावर को मेंटेन करने के लिए प्लॉटिंग, स्पाइंग और इंटिमिडेशन, यानी कि धमकाना, डराना, उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किंग जेम्स के कोर्ट में साइकोफेंट्स किंग को मैनिपुलेट करते थे, वैसे ही वेबस्टर के कैरेक्टर्स अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं और लॉयल्टी के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। यही वेबस्टर ने अपने प्ले में दिखाया है। जॉन वेबस्टर का बर्थ हुआ था अराउंड 1580 में और जॉन वेबस्टर जो है अपनी डार्क ट्रेजेडीज़ के लिए फेमस है, जैसे रिवेंज, पॉलिटिकल करप्शन और ह्यूमन ईविल को भी इसमें दिखाया है। उनकी दो सबसे बड़ी ट्रेजेडीज़ हैं, द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल। ये ज़्यादा पॉपुलर प्लेज हैं। तो वेबस्टर का जो स्टाइल है वो डेंस पोइट्री है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स दिखाए हैं, यानी कि साइकोलॉजिकली बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं और सिंबलिज्म से भरा हुआ है ये वाला प्ले। इस प्ले में भी कई ऐसे आपको सिंबल्स दिखेंगे जिनका मीनिंग बहुत ही डीपर जाता है। अगर कंपेयर करें शेक्सपियर से, तो शेक्सपियर का फोकस था फिलॉसफी पे, एग्जिस्टेंशियल डिलेमास पे। जैसे हेमलेट या किंग लियर में उसने फिलॉसफी बहुत दिखाई है कि किंग लियर एक फिलोसफिकल टोन में बात करता है, हेमलेट अपने डिसीजन को डिले करता है और फिलोसफिकल रैमलिंग्स बहुत दिखाई हैं। लेकिन वेबस्टर का जो फोकस था वो ग्रोटेस्क पे था, मैकेब्रे वाले जो एलिमेंट्स हैं उस पे था। मैकेब्रे एंड ग्रोटेस्क मतलब यानी कि ब्लड शेड एंड किलिंग्स एंड मर्डर्स, ये चीज़ें ऑन द स्टेज वेबस्टर दिखाता था और ये उसी का एक यूनिक स्टाइल था जो शेक्सपियर भी नहीं करता था। अब हम आते हैं एक्ट वन, सीन वन पे। ये प्ले का ओपनिंग है और यहाँ से हमें कोर्ट के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में समझ में आता है। सीन स्टार्ट होता है और कोर्ट माल्फी में सीन ओपन होता है, जहाँ एंटोनियो और डिलियो फ्रेंच कोर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं।
एंटोनियो फ्रेंच कोर्ट की सिंप्लिसिटी, उसकी वर्च्यू की तारीफ करता है। अ प्रिंसेस कोर्ट इज लाइक अ कॉमन फाउंटेन, इफ इट बी पॉइजन्ड, डेथ एंड डिजीज थ्रू द होल लैंड स्प्रेड। तो ये क्या है? ये एक मेटाफर है जो बताता है कि अगर रूलर ही करप्ट होगा तो पूरा देश करप्ट हो जाता है। इसके बाद इंट्रोड्यूस होता है बुसोला, एक एक्स प्रिजनर जो अभी जेल से रिलीज हुआ है। बुसोला का टोन बिटर है और वो ओपनली कंप्लेन करता है कि कैसे उसने कार्डिनल के लिए एक मर्डर किया था, लेकिन उसके बदले में कोई रिवॉर्ड आज तक उसे नहीं मिला है। तो यहाँ से एक सरकास्टिक लाइन आती है जो उसके डिसइल्यूजनमेंट को दिखाती है। एंड व्हेन ही सेज आई फेल इनटू द गैलीज इन योर सर्विस, वो उसकी इसी डिसइल्यूजनमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। फिर एंट्री होती है कार्डिनल की। एंटोनियो उसको डिस्क्राइब करता है एज अ मेलनकली चर्चमैन। इसका मतलब है कि एक आउटवर्डली रिलीजियस लेकिन इनवर्डली करप्ट और सेल्फ सर्विंग पर्सन। कार्डिनल का डेमिनोर कोल्ड है और वो किसी की हेल्प नहीं करता जब तक उसका पर्सनली कोई इस चीज़ से फ़ायदा ना हो। तो कार्डिनल के बाद फर्डिनेंड आता है, डचेस का ट्विन ब्रदर। एंटोनियो फर्डिनेंड को डिस्क्राइब करता है एज अ मोस्ट परवर्स एंड टर्बुलेंट नेचर। फर्डिनेंड क्विक टेम्पर्ड है, मैनिपुलेटिव है और पावर हंग्री भी है। सीन के एंड तक फर्डिनेंड सीक्रेटली बुसोला को हायर करता है, उसको एक पोजीशन देता है, प्रोविजर ऑफ फोर्सेस। लेकिन असली काम जो है वो उसका है डचेस पर नजर रखना। तो फर्डिनेंड वसोला को इनडायरेक्टली डचेस की पर्सनल लाइफ का स्पाई बनाकर उसे वहां पर जॉब देता है। यहाँ से प्ले का टोन सेट हो जाता है। करप्शन, मैनिपुलेशन और सर्विलेंस के थीम्स शुरू हो जाते हैं जो आगे चल के ट्रेजेडी का फाउंडेशन बनते हैं। अब हम चलते हैं एक्ट 1 सीन 2 पर। ये सीन प्ले का टर्निंग पॉइंट है क्योंकि यहीं पे डचेस के बोल्ड डिसीजंस सामने आते हैं। सीन की स्टार्टिंग होती है जब कार्डिनल और फर्डिनेंड अपनी सिस्टर द डचेस उसको दोबारा शादी ना करने की एडवाइस देते हैं। पर ये एडवाइस एक जेन्युइन कंसर्न नहीं है ब्रदर्स का, बल्कि एक कंट्रोलिंग वार्निंग है। फर्डिनेंड अपने टोन में एक हिडन थ्रेट रखता है। वो कहता है कि सच वेडिंग्स में मोर प्रॉपरली बी सेट टू बी एग्जीक्यूटेड देन सेलिब्रेटेड। ये सीन 2 में आता है डायलॉग। यहाँ एग्जीक्यूटेड का डबल मीनिंग है, एक तो टू परफॉर्म और दूसरा टू किल। तो इस लाइन से फर्डिनेंड का वायलेंट माइंडसेट सामने आता है। वो हमें पता चलता है कि हाउ वायलेंट ही इज अगेंस्ट हिज सिस्टर। कार्डिनल अपनी तरफ से मैरिज का को इसको कंपेयर करता है इम्प्रिजनमेंट से। वो कहता है द मैरिज नाइट इज द एंट्रेंस इनटू सम प्रिजन। सो ये एक सिंबॉलिक लाइन है जो पेट्रियार्की का एक एक्सट्रीम फॉर्म दिखाता है हमको। यहाँ मैरिज फ्रीडम का एंड हो जाती है। फर्डिनेंड एक सिंबॉलिक जेस्चर करता है, अपनी डैगर को दिखाता है एज अ वार्निंग। ये उसका एक डचेस को इंटिमिडेट करने का टैक्टिक है, जैसे डचेस को साइकोलॉजिकली वो कंट्रोल कर सके। उनके जाने के बाद सीन का मूड बदल जाता है। डचेस अपनी मेड कैरियोला को एक सीक्रेट बताती है कि वो एंटोनियो से शादी करने वाली है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो डचेस के बोल्डनेस को दिखाती है। वो कहती है वी आर फोर्स टू वू बिकॉज नन डेयर वू अस। इस लाइन से पता चलता है कि उस वक्त की एक हाई रैंकिंग वुमन के लिए अपनी मर्जी से शादी करना कितना रिबेलियस एक्ट था उस वक्त। फिर एक इंटीमेट मोमेंट होता है जहां डचेस खुद एंटोनियो को प्रपोज करती है, उसका हाथ पकड़ के अपने कमिटमेंट देती है। कैरियोला विटनेस बनती है और ये मैरिज बिल्कुल प्राइवेट है, बिना किसी पॉम्प के, क्योंकि इसकी सीक्रेसी ही डचेस की सेफ्टी का एक पार्ट है। अगर पता चलेगा तो शी विल बी किल्ड। सीन के एंड तक एक ड्यूअल टोन बनता है, एक तरफ लवर लव और कमिटमेंट का, और दूसरी तरफ इस लव को हाइड करने की मजबूरी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का शेडो भी बनता है। तो ये सीन हमें क्लियरली दिखाता है कि डचेस एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन है, लेकिन उसके आसपास का वर्ल्ड पेट्रियार्कल है, सस्पिशियस है और बहुत डेंजरस भी है। अब हम देखते हैं एक्ट 1 सीन 1 और सीन 2 के जो मेजर थीम्स हैं। ये थीम्स पूरे प्ले में रिपीट होते हैं और ट्रेजेडी को ड्राइव करते हैं। तो पहला थीम है करप्शन इन पॉलिटिक्स एंड इन रिलीजन। सीन 1 में ही एंटोनियो एक मेटाफर यूज करता है। वो बोलता है अ प्रिंसेस कोर्ट इज लाइक अ कॉमन फाउंटेन, इफ इट बी पॉइजन्ड, डेथ एंड डिजीज थ्रू द होल लैंड स्प्रेड। तो ये लाइन क्लियर करती है कि अगर रूलर करप्ट है तो उसका इफेक्ट सोसाइटी के हर लेवल पर पड़ता है। कार्डिनल का करेक्टर रिलीजियस अथॉरिटी का मिसयूज करता है। एंटोनियो उसको एक मेलंकलिक चर्चमैन बोलता है, जो एक सरकास्टिक रिमार्क भी है उसकी हाइपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए। सेकेंड थीम है रोल ऑफ विमेन एंड पेट्रियार्की। सीन 2 में फर्डिनेंड और कार्डिनल डचेस को वार्न करते हैं कि वो दोबारा शादी ना करे। कार्डिनल उसको बोलता है कि द मैरिज नाइट इज द एंट्रेंस इनटू सम प्रिजन, व्हिच इज डायरेक्टली
remark on marriage and labeling marriage to be a confinement. और फर्डिनेंड बोलता है कि सच वेडिंग्स में मोर प्रॉपरली बी सेड टू बी एग्जीक्यूटेड देन सेलिब्रेटेड। तो ये एक वॉलेंट इमेजरी देता है जो बताता है कि उनकी वार्निंग सिर्फ एडवाइस नहीं है, एक थ्रेट भी है, और वो कैसे डचेस को कंट्रोल करते हैं बिकॉज दे आर दी मेन ऑफ द फैमिली। थर्ड थीम है सर्विलेंस एंड डिसेप्शन का। डिसेप्शन यानी कि चीटिंग, धोखा। फर्डिनेंड सीक्रेटली बुसोला को हायर करता है एज प्रोविजर ऑफ फोर्स, लेकिन असल काम है डचेस पर नजर रखना। ये स्पाइंग का मोटिव पूरे प्ले में चलेगा। बुसोला खुद भी इस रिसेप्शन को जस्टिफाई करता है अपने सिनिकल बिहेवियर से। फोर्थ थीम है लव वर्सेस कंट्रोल। डचेस को एंटोनियो से सीक्रेटली शादी करनी है, एक एक्ट ऑफ लव है वो, लेकिन ये पेट्रियार्की का एक कंट्रोल है अगेंस्ट रिबेलियन। सीन 2 में डचेस कहती है वी आर फोर्स टू वू बिकॉज नन डेयर वू अस। ये लाइन उसको इंडिपेंडेंस और एजेंसी को, उसकी जो फ्रीडम है उसको हाईलाइट भी करती है कि बीइंग अ वुमन फ्रॉम अ हायर क्लास, हायर सोसाइटी, फ्रॉम द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, she has the liberty to propose somebody whom she likes, which is not the privilege for the poor people. तो लव और कंट्रोल का यहाँ थीम नजर आता है हमको। फिफ्थ थीम है क्लास एंड सोशल हायरार्की। एंटोनियो का डचेस से मैरिज सोशल हायरार्की के नॉर्म्स तोड़ता है। सीन 1 में एंटोनियो को हम्बल बैकग्राउंड का जिक्र होता है जो आगे चल के उसके रिलेशनशिप को डेंजरस बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल नहीं है, पॉलिटिकल रिबेलियन भी है। तो ये सारी थीम्स मिलके प्ले को एक डार्क टोन सेट करती हैं, जहां लव एक प्राइवेट हैप्पीनेस नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल रिस्क बन जाता है, दोनों के लिए, डचेस के लिए भी और एंटोनियो के लिए भी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट है जब एंटोनियो डचेस से बोलता है शी स्टेन्स द टाइम पास्ट एंड लाइट्स द टाइम टू कम, यानी कि ये उसकी प्योरिटी और नोबिलिटी को शो करता है कि हाउ काइंड शी इज, हाउ प्योर शी इज। Then there is a quote that Bosola says on Cardinal. He speaks for Cardinal. He is a melancholy churchman, जो कि एक sarcastic tone है और एक sarcasm जो है उसके character को दिखाता है। Then there is a quote by Ferdinand, such weddings may more properly be said to be executed than celebrated. Again, ये जो quote है ये एक warning है जो कि एक मेटाफर में के डिस्गाइज में बताई जा रही है, यानी कि एक सटल वार्निंग डचेस को इसके थ्रू दी जाती है। Then Cardinal says the marriage night is the entrance into some prison. So ये एक मैरिज को एक हैप्पीनेस की तरह नहीं बल्कि कंफाइनमेंट की तरह दिखाता है कि मैरिज इज अ कंफाइनमेंट, इट इज अ प्रिजन ट्रैप। देन देयर इज अ कोट बाय डचेस, वी आर फोर्स्ड टू वू बिकॉज नन डेयर वू अस। यहाँ पर फीमेल एजेंसी को प्रायोरिटी दी गई है और पेट्रियार्की को अंडरमाइन किया हुआ है कि कैसे फीमेल जो हैं और एस्ट्रोक्रेटिक क्लास की, उनको एक लिबर्टी फिर भी है कि वो एक लेवल पे हैं तो वो जिसे चाहे वो कर सकती हैं और वो अपनी मर्जी से दे कैन चूज देयर पार्टनर। अब हम बात करते हैं फर्डिनेंड की, जो डचेस का ट्विन ब्रदर है और ड्यूक ऑफ कैलिबेरिया है, और इसके बारे में एक्ट 1 सीन 1 एंड 2 में उसकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। एंटोनियो उसको डिस्क्राइब करता है एज अ मोस्ट परवर्स एंड टर्बुलेंट नेचर, मतलब उसका स्वभाव जो उसकी नेचर है वो बहुत डेंजरस है, वो हमेशा ट्रबल क्रिएट करने वाला इंसान है। फर्डिनेंड जो है वो एक मैन्युपुलेटिव और कंट्रोलिंग इंसान है और अपने सिस्टर की प्राइवेट लाइफ में एक्सट्रीम लेवल तक उसका इंटरफेरेंस दिखाई देता है हमको पूरे प्ले में। दूसरा उसका ट्रेट है कि वो ऑब्सेसिव कंट्रोल करता है अपने सिस्टर पे, यानी कि सीन 2 में फर्डिनेंड ओपनली डचेस को वार्न कर देता है कि वो दोबारा शादी ना करे। इस वार्निंग में एक डिस्गाइज्ड थ्रेट भी शामिल है, जैसे वो बोलता है कि सच वेडिंग्स में मोर प्रॉपर्ली बी सेड टू बी एग्जीक्यूटेड देन सेलिब्रेटेड। तो यहाँ एग्जीक्यूटेड का डबल मीनिंग है, एक तरफ परफॉर्म किया जाना और दूसरी तरफ डेथ सेंटेंस देना। तो इस इमेजरी से पता चलता है कि वो अपनी सिस्टर की इंडिपेंडेंस को एक पनिशमेंट की तरह, एक पनिशेबल क्राइम की तरह समझता है कि इसको पनिश करना ज़रूरी है अगर वो ऐसा करती है तो। फिर आ जाते हैं सिंबलिज्म और इंटिमिडेशन पे। तो फर्डिनेंड एक सिंबॉलिक जेस्चर भी यूज करता है, अपनी डैगर को दिखाता है। ये एक इंटिमिडेशन टैक्टिक है जो इनडायरेक्टली वायलेंस का सिग्नल देता है, यानी कि डैगर दिखाना, यानी कि आई विल बी डूइंग समथिंग रॉन्ग टू यू इफ यू डेयर टू गेट मैरिड। तो ये सीन दिखाता है कि वो अपनी पावर का फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन दोनों से एग्जर्ट करता है अपने आप को, अपनी पावर दिखाता है इस तरीके से। अंडरलाइंग मोटिव्स क्या हैं इसमें? तो क्रिटिक्स अक्सर पॉइंट आउट करते हैं कि फर्डिनेंड को डचेस पर एक्सट्रीम कंट्रोल है और इससे उसकी इंसेस्ट्रस अंडरटोन्स भी नजर आती है, यानी कि वो अपनी सिस्टर से एक अनहेल्दी सेक्सुअल अट्रैक्शन
भी उसको है, यानी कि वो ऑब्सेस्ड है उससे, तो उसकी ऑब्सेशन एक नॉर्मल ब्रदरली कंसर्न से थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस है, जिसको क्रिटिक्स ने कई बार इंसेस्ट का भी नाम दिया है। तो फर्डिनेंड पेट्रियार्की का एक डेंजरस फेस है। वो अपनी सिस्टर की सेक्सुअलिटी, उसकी फ्रीडम दोनों को कंट्रोल करना चाहता है। उसका कैरेक्टर पूरे प्ले में वायलेंट है, पैरानोया से भरा हुआ है, रिवेंज ढूंढता है, और वही चीज़ एस्केलेट हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक्ट 1 में इस चीज़ के जो सीड्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो जो बीज हैं, वो बोए जाते हैं इस एक्ट 1 में, यानी कि ट्रेजेडी जो है वो प्लांट हो जाती है कि आगे आने वाला जो हाल होगा, समय होगा डचेस के लिए, वो कैसा रहेगा, वो हमें इसी एक्ट से पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कार्डिनल का कैरेक्टर, जो डचेस का दूसरा ब्रदर है और एक हाई रैंकिंग चर्चमैन भी है। एक्ट 1 सीन 1 एंड 2 में ही वेबस्टर इसको हाइपोक्रेसी या करप्शन को, इसके करप्शन को एक्सपोज कर देता है, कार्डिनल के करप्शन को एक्सपोज कर देता है। आउटवर्ड रिलीजन और इनवर्ड करप्शन, ये दो चीजें हैं जो कार्डिनल के साथ जुड़ी हुई हैं। एंटोनियो उसको डिस्क्राइब करता है एज अ पर्सन हु इज अ मेलंकलिक चर्चमैन। ये एक सरकास्टिक रिमार्क है जो दिखाता है कि आउटवर्डली तो वो रिलीजियस है और डिग्निफाइड भी लगता है, बिकॉज वो कार्डिनल है, वो एक चर्च से एसोसिएटेड है वो इंसान, लेकिन अंदर से वो करप्ट है और सेल्फ सर्विंग है। एंटोनियो फर्दर कहता है कि कार्डिनल अपने इन्फ्लुएंस का यूज सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है, बिना किसी जेन्युइन मॉरल ड्यूटी के। तो वो कार्डिनल है, वो एक चर्च पर्सन है, बट दैट इज ओनली आउटवर्डली, इनवर्डली ही इज अ सेल्फिश बीइंग। अगला जो उसका ट्रेट है कार्डिनल का, वो है मैनिपुलेशन एंड कोल्डनेस। सीन 1 में जब बसोला उसके लिए आता है और उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए मर्डर भी किया है और मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, वो अपना रिवॉर्ड मांगता है, तो कार्डिनल उसे सीधा डिनाई कर देता है, बिना किसी रिमोर्स के, बिना किसी रिग्रेट के। तो ये मोमेंट हमें बताता है कि वो अपने पावर और पोजीशन का मिसयूज करता है और अपने एजेंट्स को डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स की तरह समझता है। देन देर इज the characteristic of misogyny and control over the duchess। सीन 2 में कार्डिनल भी डचेस को वार्न करता है कि दूसरी शादी ना करे। उसका कहना है कि द मैरिज नाइट इज द एंट्रेंस इनटू सम प्रिजन। सो ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है जो मैरिज को फ्रीडम का एंड के रूप में नहीं दिखाती है, खासकर विमेन के लिए, यानी कि फ्रीडम कब होती है इफ समबडी गेट्स मैरिड। तो इस लाइन में एक पेट्रियार्कल माइंडसेट क्लियरली दिखाई देता है, जहां विमेन्स सेक्सुअलिटी एंड हर चॉइसेस, इनको बहुत टाइटली कंट्रोल करने का एक एक्सेप्टेबल नॉर्म रहता था उस टाइम पर सोसाइटी में, और उसको बहुत ही नॉर्मलाइज करके कार्डिनल जो है वो डचेस पे इम्पोज करने की कोशिश करता है। तो ये उस वक्त की जो भी सोच थी, जो पेट्रियार्कल अंडरटोन्स थी, वो हमें इस प्ले में दिखाई देती हैं। पॉलिटिकल हिपोक्रेसी भी एक पार्ट है जो कार्डिनल के कैरेक्टर में है। तो कार्डिनल जो है वो, उसके लिए रिलीजन सिर्फ एक मास्क है। वो चर्च के, उसके जो हाई पोस्ट है उसका यूज करता है और पॉलिटिकल पावर गेन करता है। तो उसका बिहेवियर जो है वो एलिजाबेथन और जेकोबिन इंग्लैंड के उन क्लरिक्स और उनकी रिफ्लेक्शन है जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मिसयूज करते थे। अब इसको समराइज करके देख लेते हैं कि ओवरऑल कार्डिनल का कैरेक्टर कैसा है। तो वो एक कोल्ड, कैलकुलेटिंग और अपॉर्चुनिस्टिक विलन है। फर्डिनेंड का वायलेंस और रेज ओवर्ट होता है, लेकिन कार्डिनल का इविल सटल है और स्ट्रेटेजिक है। इसलिए प्ले में वो एक साइलेंट पॉइजनर टाइप फिगर बन जाता है, जो खुद अपने हाथ वो अब गंदे नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरों को मैनिपुलेट करके वो अपना काम निकलवाना जानता है। तो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ कार्डिनल। अब बात करते हैं बसोला की। शायद ये प्ले का सबसे लेयर्ड और मॉरली एम्बिगुअस कैरेक्टर है। एक्ट 1 सीन्स 1 एंड 2 में ही हमें उसकी ड्यूअल नेचर का ग्लिम्स दिखाई दे जाता है। बिटर एंड डिसइल्यूजन्ड, बसोला एक फॉर्मर गैली स्लेव है जो अभी जेल से रिलीज हुआ है, और सीन 1 में एंटोनियो उसके बारे में कहता है कि ही रेल्स एट दोज थिंग्स विच ही वांट्स, मतलब वो उन चीज़ों पर क्रिटिसाइज करता है जो उसके पास नहीं है। तो बसोलो का जो टोन है वो सिनिसिज्म से भरा होता है। जब वो कार्डिनल से अपने लिए, अपने किए हुए मर्डर का रिवॉर्ड मांगता है, तो उसको सीधा इग्नोर कर दिया जाता है। इस पॉइंट पर वो सरकास्टिकली बोलता है कि आई फेल इनटू द गैलीज इन योर सर्विस, यानी उसकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड सिर्फ पनिशमेंट मिलता है उसको। तो स्पाई फॉर फर्डिनेंड है बसोला, और फर्डिनेंड उसको प्रोविजर ऑफ फोर्स का पोस्ट देकर हायर भी करता है, लेकिन असल काम होता है डचेस पर नजर रखना। बसोला इनिशियली रेजिस्ट करता है, लेकिन अपनी पॉवर्टी और बिटरनेस की वजह से ये काम एक्सेप्ट कर लेता है वो, और ये उसके मॉरल वीकनेस को दिखाता भी है।
बसोला एक ऐसा करेक्टर है जो करप्शन को समझता भी है और उससे हेट भी करता है, लेकिन सिस्टम के अगेंस्ट जाने की हिम्मत उसमें नहीं है। एंटोनियो उसके बारे में कहता है कि दिस फाउल मेलंकली विल पॉइजन ऑल हिज गुडनेस, मतलब उसके सिनिसिज्म और उसके पोटेंशियल को खत्म कर रहा है उसका ये सिनिसिज्म। सो एक्ट वन में ही क्लियर हो जाता है कि बसोला का ड्यूअल रोल है। बसोला एक तरफ विलेनियस काम करेगा, स्पाइंग जैसा, लेकिन साथ ही वो एक कमेंटेटर भी है जो कोर्ट की हिपोक्रेसी को बार बार एक्सपोज करता है, कार्डिनल और फर्डिनेंड को उनके फेस पर उनकी कमियां बताकर। तो ये डबल रोल जो है उसको ऑडियंस के लिए मॉरली कंफ्यूजिंग बना देता है। ऑडियंस ये सोचती है कि बसोला को हम विलेनियस माने, अटरली सेल्फिश माने, या उसको एक काइंड हार्टेड सोल भी मान सकते हैं एट सम प्लेसेस। सो बसोला एक ट्रेजिक फिगर है यहाँ पर। वो करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन के अपनी जिंदगी सिक्योर करना तो चाहता है, लेकिन अंदर से उसको अपने एक्शंस का गिल्ट भी रहता है, यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पूरे प्ले में उसके करेक्टर को शेप करता है। इसीलिए बसोला एक बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर बन जाता है जब हम पढ़ते हैं प्ले डचेस ऑफ माल्फी। अब आते हैं हम प्ले के सेंट्रल फिगर पर, द डचेस। एक्ट वन में एंटोनियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें उसके इमेज के बारे में पता चलता है, और सीन टू में उसके एक्शंस उस इमेज को री इन्फोर्स भी करते हैं। एंटोनियो उसकी तारीफ करता है, शी स्टेन्स द टाइम पास्ट लाइट्स द टाइम टू कम, मतलब उसका करेक्टर इतना प्योर है कि वो पास्ट की बुरी बातों को भी ओवरशैडो कर देती है और फ्यूचर के लिए होप का सोर्स बन जाती है। उसके लिए एंटोनियो कहता है कि वो अपने कोर्ट को एक नोबल एंड वर्चुअस एनवायरनमेंट बना देती है, जो फ्रेंच कोर्ट की सिंप्लिसिटी और जस्टिस जैसी क्वालिटीज से काफ़ी मिलता जुलता है। सीन टू में जब फ्रेडिनेंड और कार्डिनल उसको दोबारा शादी ना करने की वार्निंग देते हैं, तो वो उनकी सारी बातों को सुनने के बाद क्वाइटली अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है। अपनी मेड करियोला से कहती है, वी आर फोर्स टू वू बिकॉज नन डेयर वू अस। तो ये लाइन उसके बोल्डनेस को परफेक्टली कैप्चर करती है कि हाउ बोल्ड एंड करेजियस शी इज इन स्पाइट ऑफ द एडवर्सिटी। उसको एंटोनियो से खुद प्रपोजल देना एक रिबेलियस एक्ट भी है, यानी कि वो पेट्रियार्की को चैलेंज भी करती है, क्योंकि जैकोबिन इंग्लैंड और रेनेसा यूरोप में विमेन का रोल पैसिव माना जाता था, स्पेशली नोबिलिटी या एरिस्टोक्रेटिक क्लास में। डचेस का खुद अपनी मर्जी से पार्टनर चूज करना उन्हीं पेट्रियार्कल नॉर्म्स को तोड़ने जैसा है, तो कहीं ना कहीं वो पेट्रियार्की को चैलेंज भी करती है। मैरिज सीन में उसकी टोन वार्म और कॉन्फिडेंट भी हो जाती है। एंटोनियो इनिशियली हेजिटेट होता है, लेकिन उनके बीच क्लास डिफरेंस है, लेकिन डचेस जो है उस हेजिटेशन को प्यार और ट्रस्ट से जीत लेती है। तो समराइज करें तो इससे पता चलता है कि ऑडियंस के लिए डचेस एक आइडियल रूलर है, एक पैशनेट लवर है और एक ब्रेव रेबल के रूप में एस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि इस इंडिपेंडेंस का प्राइस उसको पूरे प्ले में कहीं ना कहीं आगे जाकर देना ही पड़ेगा। अब एक्ट टू पे थोड़ी सी लाइट शेड कर देती हूँ, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आप एक्ट टू के बारे में जब हम डिटेल में पढ़े तो आपको थोड़ा आइडिया हो। तो एक्ट टू के स्टार्ट होने के कुछ महीने बाद ही एक्ट टू स्टार्ट हो जाता है शादी के। डचेस सीक्रेटली प्रेग्नेंट है अभी, और एक्ट टू और एक्ट वन में कुछ महीनों का गैप है। बसोला को शक होता है कि डचेस इज प्रेग्नेंट, और वो टेस्ट करता है एप्रिकॉट्स ऑफर करके उसको। उसका मानना है कि अगर वो खुश होकर एप्रिकॉट्स खाएगी तो दैट मीन्स शी इज प्रेग्नेंट एंड दीज आर दी पॉजिटिव साइंस। तो उसकी सस्पिशन कंफर्म हो जाती है और वो फर्डिनेंड को लेटर भेज देता है। तो ये एक्ट सीक्रेसी को अनरेवल होने और फर्डिनेंड के रेज के बिल्डअप के साथ स्टार्ट हो जाता है। So that is all for now. In the next video, I will discuss with you the Act 2 with in detail in the similar manner. Till then, keep studying and enjoy reading Duchess of Malfi. This is Dr. Shweta signing off.